हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। न्यूक्लियाई आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज मुझे इस टॉपिक में जो कवर करना है वो है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन और बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की हुई थी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था वो था बाइंडिंग एनर्जी यू कैन राइट दैट डेल्टा एम सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस तरह से आप लोग डेल्टा एम को कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे 1 एम आपका जो होता था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, इसका जो कर्व होता है कुछ इस तरह से होता है। बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारे मास नंबर होते हैं विच इज़ ए, मास नंबर विच इज़ ए, वी विल शो इन द एक्स डायरेक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे फिर कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के शो होंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ये कर्व कुछ जा करके आगे इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं करेक्ट कर देती हूँ। ये जो कर्व आगे जाके होगा ये कुछ पहले एक टाइम पे बाद इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई एटॉमिक नंबर, कोई भी आपका मास नंबर अगर 2 से, ठीक है, और 20 के बीच में है, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। सबसे पहले क्या होती है? 1H1 1H2 1H3, ठीक है। ये जो 3 एलिमेंट होते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन्स कम होते हैं, ठीक है, तो इनका न्यूक्लियस जो ये चाहते हैं हम किसी और से कंबाइन कर जाएं, ये किसी और न्यूक्लियस से कंबाइन करके अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर एलिमेंट लाइक 1H1 1H2 1H3। ये ड्यूटेरियम होता है, ये ट्राइटियम होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मुझे डिस्कस करना है। अगर कोई जो भी आपके जो है जिनकी जो मास नंबर होता है 2 से और 20 से बड़ा होता है, जैसे जिनका कम होता है, ठीक है, मतलब हम लोगों ने 1H1 1H2 1H3 इन तीनों को हम लोगों ने देखा था, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मिनिमम शो हो रहे हैं हीलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कोई Fe होता है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये ग्राफ आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो यूरेनियम होता है, ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम की बात करते हैं 235 92, ठीक है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 200 से ज़्यादा जब हो जाती है, ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पे हो जाता है 7.6, फिर इसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा न्यूक्लियस अपने आप को तोड़ना चाहता है, बहुत छोटा न्यूक्लियस अपने आप को कंबाइन करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी रहती है इस रीजन पे, ठीक है, इस रीजन पे जो आपकी एनर्जी रहती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो रहती है। केवल Fe की छोड़, Fe एक एक्सेप्शन है आपका, Fe 2656, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट इसका लिख लेते हैं। फॉर 2, अगर 20 और 2 से बड़ी और 20 से छोटी, देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा मिनिमा represent higher stability and minima represent lower stability। ये जो आपके इस कर्व पे ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली लिथियम, बोरॉन और नाइट्रोजन। इन तीनों से वो ज़्यादा मतलब जो कर्व पे लाई कर रहे हैं वो आपके हायर स्टेबल है, तो यानी वो मैक्सिमा शो कर रहे हैं। अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द एवरेज
वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियाई विथ मास नंबर 20 से बड़ा हो और 200 से छोटा हो, 200 से, दैट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज मैक्सिमम होता है। और जो सबसे ज़्यादा होता है वो आयरन का होता है 2656, दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पॉइंट लेंगे, जब 200 से ज़्यादा होगा, इसका मास नंबर 200 से ज़्यादा पहुंच जाएगा। एज द मास नंबर इंक्रीजेस, as the mass number increases, further the binding energy decreases, that is 7.6 mega electron volt for uranium 232/92 because of the repulsion between protons, ठीक है। आपको बड़ा न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर प्रोटॉन जाता है, प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो ये अपने आप को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आपका कोई बड़ा न्यूक्लियाई होता है वो फिजन करना चाहता है, यहाँ पे होगा फिजन, और जो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं ये फ्यूजन करना चाहते हैं, मतलब ये अपने आप को किसी से कंबाइन करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन होता है क्या? द बाइंडिंग एनर्जी इज लेस फॉर द हैवियर न्यूक्लियर। द बाइंडिंग एनर्जी इज लेस फॉर द हैवियर न्यूक्लियाई than the middle one. Hence, nuclei split into lighter nuclei to achieve higher stability, such that its binding energy increases, from 7.6 mega electron volt to 8.4 mega electron volt, and energy is released ड्यूरिंग फिजन। जब आपका फिजन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज what happen in nuclear fission, which is the principle of एटम बम। ये हो गया आपका न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फिजन, मुझे पता है, दो न्यूक्लियर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर अपने अपने न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द बाइंडिंग एनर्जी इज लेस फॉर अ lighter nuclei, hence they combine with other nuclei to achieve higher stability and energy is released in this process, and this is the principle of हाइड्रोजन बम। यह हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल है। अब हम लोग आगे इसके बारे में बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ये किस तरह से होती है। ठीक है, तो आपकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर
रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेबल न्यूक्लियस ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को ले लेते हैं, 7 and 14, ये आपका स्टेबल है। इसमें मैंने अल्फा की बम्बार्डमेंट कराई, He2 4, यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटा ऑक्सीजन में, 8 16 और क्या निकला इससे, ड्यूटेरियम 1, और बहुत सारी एनर्जी से रिलीज हुई। तो न्यूक्लियस क्या हुआ, न्यूक्लियस टूटा एक दूसरे न्यूक्लियस में बाय बम्बार्डिंग बाय पार्टिकल्स। बम्बार्डिंग आप किसी की भी करा सकते हैं, बाय पार्टिकल्स, ठीक है। आप न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करा सकते हैं, ठीक है। आप अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करा सकते हैं। तो अब मैंने देखा A + A = B + B, मतलब ये आपका बना प्लस Q। तो यहाँ पे Q अगर मुझे लिखना होगा तो ये होगा मास ऑफ A प्लस मास ऑफ A माइनस का मास ऑफ B माइनस मास ऑफ B C², ठीक है। ये इसकी होगी एनर्जी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, Q इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये अपने आप रिलीज होती है। अगर Q आपका नेगेटिव होगा, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में फ़र्क क्या पड़ता है, फ़र्क क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसमें नया न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे ये आपका कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होता है, न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म होता है। और अगर कोई आपका जो है केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये आपका न्यूक्लियस, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे यूरेनियम में मैंने अगर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई, तो ये रिएक्शन कैसे होगी, यूरेनियम 235 ऑफ द एटॉमिक नंबर 92 प्लस न्यूट्रॉन की मैंने बम्बार्डमेंट कराई, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम का 56 होता है, 141, और क्रिप्टन होता है 36 और 91, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद इसमें 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, +3 and 0 1, और बहुत सारी एनर्जी इससे रिलीज होती है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है, जब आपका फर्स्ट जनरेशन होगी, फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराई, तो एक न्यूट्रॉन टूटा, आपका जो एक न्यूक्लियस है वो टूटा, उसने रिलीज किए 3 न्यूट्रॉन, 1n1 0n1 0n1, ठीक है। ये 3 न्यूक्लियस में टूटा। फिर ये फर्दर जो है न्यूक्लियस के साथ आप टकराएंगे, ठीक है। फिर दूसरे न्यूक्लियस फर्दर दूसरे न्यूक्लियस के साथ टकराएंगे, तो फिर ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चेन जो है आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। फिर ये आगे हैवी न्यूक्लियस से टकराएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर आगे इसकी चेन बढ़ती चली जाती है, तो इस तरह की चेन रिएक्शन फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी होगी थर्ड रिएक्शन। ये जो आपकी थी सेकेंड रिएक्शन, और यहाँ पे ये जो बन रही है ये आपकी है थर्ड जनरेशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये थी आपकी सेकेंड जनरेशन, और ये है आपकी थर्ड जनरेशन, ठीक है। अब ये जो चेन रिएक्शन होती है 2 तरह की होती है। सबसे पहले होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसका सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को अब कैसे डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द प्रीवियस जनरेशन, ठीक है। अगर आपका k ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ठीक है, आपकी नंबर ऑफ कितने न्यूक्लियाई में टूट रहा, पहले आपने कितने न्यूक्लियाई इससे कंबाइन हुआ, फिर कितना न्यूक्लियाई में चेंज हुआ, ये ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो चेन रिएक्शन आपकी अंडरगो चली जाएगी, आगे बढ़ेगी, चेन रिएक्शन विल ग्रो, चेन रिएक्शन बढ़ती जाए। अगर k बराबर 1 है आपका, तो ये स्टेडी स्टेट होती है, k = 1, द चेन रिएक्शन रिमेन स्टेडी। अगर आपका k जो है लेस देन 1 है,
के की वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगी तो चेन रिएक्शन विल ग्रेजुअली डाई आउट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेन रिएक्शन विल ग्रेजुअली डाई आउट। ठीक है, चेन रिएक्शन आपकी खत्म। तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं कि चेन रिएक्शन आगे बढ़ेगी या स्टेडी स्टेट में आ चुकी है या फिर अब ये आगे जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।